नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में भी कुछ झलकियां भी होंगी फिल्म, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर डालते हैं नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए नहीं किया कभी कोई आग्रह। विदेश मंत्री ने भारत के रुख को एक बार फिर दोहराते हुए कहा, सिर्फ द्विपक्षीय तौर पर सुलझाए जा सकते हैं भारत पाकिस्तान के बीच लंबित सभी मुद्दे। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के 42,000 से अधिक घर के खरीदारों को दी बड़ी राहत। एनबीसीसी से आम्रपाली के अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने को कहा। रेरा से आम्रपाली का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मामले में 2 निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई को कल तक के लिए किया स्थगित। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि बहुमत परीक्षण आज ही किया जा सकता है, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को कल तक के लिए टाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर दिया नया रोड मैप। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, जल संरक्षण को लेकर राज्यों के बीच है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता प्रधानमंत्री का करेंगे चुनाव। लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन और विदेश सचिव जेरेमी हंट के बीच है दिलचस्प मुकाबला। और खेल की खबरों में श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच के बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का उन्होंने किया ऐलान। आज मां भारती के 2 सपूतों की है जयंती। है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का जय घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदान के पर्याय वीर चंद्रशेखर आजाद को देश कर रहा है नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सपूतों को किया नमन। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को अलग अलग आश्वस्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर पर मध्यस्थता पर किसी प्रकार का कभी भी कोई भी अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि भारत का लगातार ये पक्ष रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता ही होगी और हमें कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। President of the United States of America made certain remarks to the press after a meeting with the Prime Minister of Pakistan. He said that he was ready to mediate if requested by India and Pakistan on the Kashmir issue. I assure the House categorically that no such request has been made by Prime Minister to the US President. I repeat, no such request has been made by the Prime Minister to the US President. I also reiterate that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. This continues to be the case. I further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Let me conclude, sir, by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the only basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में विपक्ष के रवैये की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और केंद्र सरकार द्वारा इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, इसके बावजूद भी विपक्षी दलों द्वारा संसद के अंदर हंगामा करना अशोभनीय है। अमेरिका ने भी खुद इनकार किया है सरकार की तरफ से और भारत सरकार ने स्थिति साफ कर दी कि कश्मीर के बारे में कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। यही भारत की हमेशा भूमिका रही है
फिर भी आज राज्यसभा में जिस तरह से विपक्षी दलों ने शोर शराबा किया वो सर्वथा अनुचित है, असमर्थनीय है और एक तरह से गैर जिम्मेवाराना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर राज्यसभा में आज विपक्षी सांसदों ने काफी हंगामा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सदन के सदस्य उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और शोर शराबा जारी रहा। नतीजतन राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई, डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का सदन में हंगामा जारी रहा। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से सदन में आकर जवाब देने की मांग की। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल को चलाने की कोशिश की, लेकिन भारी हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई स्थगित करने की बात उन्होंने कहनी पड़ी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। वहीं राज्यसभा में के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्ष द्वारा किए हंगामे पर कहा है कि उन्हें अपने पीएम और विदेश मंत्री से ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा क्यों है। उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर एकजुट होकर बोलना चाहिए। More confidence in American president than Indian prime minister and foreign minister? What are we talking? Please sit down. This will not go on record. Please sit down. Please sit down. Please sit down. I urge you all, please sit down in the national interest. This is not good. We are sending a wrong signal. We are sending a wrong signal. Please. There is nothing to speak now. There is a clarification categorically made by the government. And we believe our government. और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए संसद भवन परिसर से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। राजेश, खुद विदेश मंत्री के माध्यम से सारी बात को स्पष्ट कर देना और अमेरिका के माध्यम से स्पष्टीकरण आ जाने के बाद में ये पूरा मामला एक तरीके से खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी क्यों कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस पर सियासत करते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है आर्येंद्र की, जिस तरीके से यह जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में शुरुआती दिनों से अगर बात करें तो 17 जून से लेकर अब तक जो सदन की कार्रवाई लगातार चलती रही है। अगर 1-2 मौक़ों को छोड़ दें, राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही है। इसके अलावा तमाम जो विधायी कार्य हैं वो लगातार होते रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लगातार सदन की कार्रवाई 11-12 बजे रात तक चलाकर नए सदस्यों और महिला सांसदों को मौका देने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो अखलाक है वह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सरकार का पुरुषार्थ जो है वह बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष की धार बिल्कुल कुंद नजर आ रही है, लिहाजा विपक्ष किसी भी मुद्दे को छोड़ने की कोशिशों में लगातार प्रयास करने के बजाय लगातार वो छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि एक बैठा बिठाया मुद्दा उन्हें हाथ लग गया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद लगातार जो है वो सियासी भूचाल जो है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सदन में अवरोध पैदा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। चूंकि मुद्दा कोई बहुत बड़ा अब तक उन्हें हाथ लग नहीं पाया था, लिहाजा इस मुद्दे को रेज कर वो लगातार सदन में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में लगातार उपसभापति ने ये कहा कि एक एक सवाल के जवाब में भारत सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। देश का करोड़ों रुपया जो है वो प्रश्नकाल और शून्यकाल पर खर्च होता है, लिहाजा प्रश्नकाल की कार्रवाई जो है वो चलने दिया जाए। मुख्तार अब्बास नकवी जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से प्रश्नकाल के दौरान ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि विदेश मंत्री के बयान के बाद कुछ बाकी बच नहीं जाता है, इसलिए विपक्ष को हाय तौबा मचाने के बजाय सदन की कार्रवाई चलने देना चाहिए। लेकिन विपक्षी जो सदस्य हैं सदन के बाहर आकर भी मीडिया स्टैंड पर रामगोपाल यादव और गुलाम नबी आज़ाद समेत तमाम विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग पर लगातार अपनी रजामंदी की मुहर लगाई है। वो आमादा है कि प्रधानमंत्री आकर सदन में जवाब दें।
राजेश, 2 बजे तक के लिए राज्यसभा स्थगित हुई है। क्या संभावना हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब 2 बजे के बाद सदन बैठेगा तो क्या कुछ एक सहमति बन पाएगी इस मसले को लेकर? क्योंकि हम जानते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी या कहा जाए बातचीत का एक जरिया हमेशा चलता रहता है, सरकार के माध्यम से भी, विपक्षी दलों के माध्यम से भी। उसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर अप्रोप्रिएशन नंबर 2 जो विनियोग विधेयक है और फाइनेंस बिल, ये 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो लिस्टेड हैं राज्यसभा में, और उस विधेयक पर चर्चा कराया जाना और विधायक को फिर वापस लोकसभा को करना, ये एक जो है वो विधायी कार्य की सूची में सबसे ऊपर है। सरकार की कोशिश निश्चित तौर पर होगी कि विपक्षी पार्टियों से बातचीत कर इस विधायी काम को जो है वो निपटाया जाए, चूँकि वित्त विधेयक का पास कराया जाना सरकार के लिए और तमाम देश के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लिहाजा सरकार की तरफ से कोशिश होगी, और अब तक 0 आवर और क्वेश्चन आवर में विपक्षी पार्टियों ने हंगामा जरूर खड़ा किया है, लेकिन 2 बजे के बाद ऐसा देखा गया है इस सत्र में खासकर कि जो विधायी कार्य हैं वो निपटते हुए दिखाई पड़े हैं। कल भी हालांकि 3 बजे तक सदन की कार्रवाई बाधित रही थी, लेकिन 3 बजे के बाद सदन में ह्यूमन राइट विधेयक जो है वो पास कराने में सरकार को कामयाबी हाथ लगी थी। तो आज देखना होगा कि सरकार की तरफ से कैसे फ्लोर मैनेजमेंट की जाती है और विपक्षी क्या मान पाते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखना होगा और इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत और अपडेट्स के लिए, हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी राजेश राज हमको बता रहे थे कि इस प्रकार से कोशिश लगातार यही है कि संसद की कार्रवाई बेहतरी से हो पाए। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में लगभग 42,000 से ज़्यादा खरीदारों को राहत देते हुए कहा है कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को एनबीसीसी पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आड़े हाथों उसको लिया गया है और कहा गया है कि संबंधित विभाग निगरानी रखने में नाकाम रहे। वहीं शीर्ष कोर्ट ने बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही रेरा से आम्रपाली बिल्डर्स का लाइसेंस रद्द करने का भी कहा है। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में खरीदारों की परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कड़ी फटकार भी लगाई है। अदालत ने साथ ही आदेश दिया है कि अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा को अपना बकाया वसूलने के लिए आम्रपाली समूह की संपत्तियों को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी होम बायर के साथ जो भी कार्य हुआ है, प्रोजेक्ट जो डिले हुए हैं, उसमें यदि आम्रपाली के डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो नोएडा भी उतनी इन्वॉल्व है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी है। उसके अलावा जो सरकारी बैंकें हैं और जेपी मॉर्गन जैसी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन्वॉल्व है। सारी जो प्रॉपर्टी है, सारी लीजें आम्रपाली की सुप्रीम कोर्ट ने आज कैंसिल कर दी हैं। अर्थात आम्रपाली के हाथ में आज जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके पास न कोई जमीन है, न होम बायर्स के जो फ्लैट्स और बचे हुए हैं उन पर उनका कोई अधिकार है। तो एक बड़ा फैसला आज सामने देखने को मिला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के घर खरीदारों, जिनकी संख्या लगभग 42,000 से ज्यादा है, उनको राहत दी है। लेकिन ये पूरा फैसला क्या है, इस फैसले के माध्यम से कैसे पूरी बात आगे बढ़ती नजर आएगी, इस पर हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर पॉइंट वाइज कि किस तरीके से इस फैसले में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आम्रपाली के घर खरीदारों को राहत मिली कैसे। सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया। बड़ा फैसला यही है कि राहत मिलती खरीदारों को नजर आई। आम्रपाली ग्रुप के खरीदारों को एक बड़ी राहत दी गई है। लगभग 42,000 के आसपास ये संख्या है जिन घर खरीदारों को राहत मिली है। वो अपने आप में इस बात को बताता है कि इतने बड़े लोग सालों से परेशान हो रहे हैं अपने अपने घर को हासिल करने के लिए, लेकिन वर्षों से वो लोग लगे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने को कहा है। हम जानते हैं कि एनबीसीसी सरकारी संस्था है, वो अपने आप इसको पूरा करेगी और आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। यह भी अपने आप में बड़ा फैसला है। कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदारों के पैसे का अवैध तरीके से दूसरे कामों में इस्तेमाल किया है आम्रपाली ग्रुप ने। यह अपने आप में कोर्ट ने अभी तक की अपनी जांच में पाया और ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करने की मांग की है। उसको एक तरीके से आदेश दिया है कि जो ये पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है उसको देखे अथॉरिटी और बैंक अपने बकाये की वसूली अन्य संपत्तियों की नीलामी से करें, यानी कि जो घर है उस पर घर खरीदारों का हक होगा, बाकी संपत्तियों से बैंक और अथॉरिटी अपना पैसा निकाले। कोर्ट ने कहा कि फ्लैट्स पर सिर्फ और सिर्फ घर खरीदारों का ही हक होगा, चाहे वो अभी अधूरे हैं, कल को जब वो पूरे कर लिए जाएंगे उसके बाद उनका ही हक होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंकों की भूमिका पर भी कोर्ट ने सख्त सवाल खड़े किए हैं और इस बात को कहा है कि आखिर उनकी भूमिका जो थी उन्होंने सही से क्यों नहीं निभाई। आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा धोखाधड़ी के मामले में पहले से ही जेल में है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्यों आखिर ऐसी स्थिति होती है और वो
पहले से वहां पे जेल में है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट पूरा न करने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई करें। महज आम्रपाली ही नहीं बल्कि अन्य बिल्डर्स अगर ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। कोर्ट ने आदेश दिया कि खरीदारों के हित सुरक्षित रखें सरकारें, मतलब सरकार इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाए जिसके तहत ये सुनिश्चित हो सके कि घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहें। कोर्ट ने रिसीवर की नियुक्ति करके दिए हैं सभी अधिकार, रिसीवर को नियुक्त किया है और उसको सभी अधिकार दे दिए गए हैं आखिर इस बात को लेकर कि वो घर खरीदारों के जो हक हैं उसको सुरक्षित कर सके। आम्रपाली की सभी परियोजनाओं को नोएडा और ग्रेटर नोएडा से मिली हुई अभी तक की जो लीज है वो खत्म करने के भी आदेश दिए हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इस फैसले को माना जा रहा है, सिर्फ इस लिहाज से ही नहीं कि ये आम्रपाली से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को लेकर है बल्कि इस लिहाज से भी कि अन्य ऐसे जो प्रोजेक्ट जो कि अभी तक गलत रहा करते हैं, जो गतिविधियां रहती हैं, उसके लिहाज से भी देखा जाता है तो उन पर भी असर पड़ेगा। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अनिल पुनिया इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अनिल, हमने देखा कि ये अपने आप में एक बड़ी राहत के तौर पर इस खबर को है, लेकिन अब यहां से आगे क्या वो व्यवहारिक तरीका होगा जिसके तहत एनबीसीसी अब इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी? क्या उसके रोड मैप को लेकर अभी तक कोई स्पष्टता? देखिए, इसमें आरेंद्र मैं आपको 2-3 बात बताता चलूं कि जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी है उसकी जो खिंचाई की है, क्योंकि उसका लाइसेंस देते समय उसकी निगरानी रखने का हक उसी का था। दूसरा, जिन बैंकों ने लोन दिया, ट्राई पार्टी बैंक लोन देते हैं जिसकी ईएमआई होम बायर देते हैं और मकान मालिक के साथ उनका एक एमओयू साइन होता है। तो कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि बैंक ने इतनी सारी रकम दी तो उस बैंक ने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो कंस्ट्रक्शन है उस पर निगरानी क्यों नहीं रखी। इन दोनों अथॉरिटी के खिलाफ ये टिप्पणी की है। तीसरा, रेरा जो एक नए कानून के तहत एक रेरा बनाया गया था, उसे कहा है कि अब आपका कोई हक नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है कि किस तरह की वो संपत्ति उसकी जब्त करे। तो सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, उसने आज ये फैसला दिया है, उनको निरस्त कर दिए सारे लाइसेंस। और ईडी का मैं लेटेस्ट बता दूं कि ईडी ने इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। होता क्या है इसमें आरेंद्र, सब सुनवाई के दौरान चाहे वो फोरेंसिक जांच रिपोर्ट हो या दूसरी जांच एजेंसी की रिपोर्ट हो, इसमें होता यह है कि एक प्रोजेक्ट बिल्डर तैयार करता है और उससे वसूला गया पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता है। अब आने वाले समय में जो होम बायर के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आने वाली हैं। टेक्निकल दिक्कत ये आती है कि एनबीसीसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसको पैसे चाहिए। अब पैसे कहां से आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सब इसके 2 रास्ते निकालने के लिए हिंट दिया है। एक तो होम बायर पे कुछ रकम बढ़ सकती है, दूसरी चीज ये है कि उसकी जो बची हुई संपत्ति है आम्रपाली की उसको ऑक्शन कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल दिक्कत ये आती है, व्यवहारिक तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोजेक्ट को वो अपना बताते हैं वो एक्चुअल में उनका होता नहीं है। सपोज एक्स प्रोजेक्ट में होम बायर के पैसे लगे हुए हैं, एक्स वाले के पैसा उन्होंने वाई में लगा दिया और वाई में भी वो बेच चुके हैं। तो ये एक बड़ी टेक्निकल दिक्कतें आएंगी, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो क्या होता है। तीसरी बात ये है, होम बायर का कंसर्न होता है कि उसको घर मिल जाए, किसी को जेल भेजने या जांच एजेंसी में किसी को विदेश के आदमी को जेल डाल दें, उससे हल नहीं है। अब ये आगे की एक नजीर बनेगी कि अगर ये एनबीसीसी किसी तरह से ऑक्शन करके और उनका घर पूरा कर देता है तो ये निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर है। और ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू हो चुकी है। बिल्कुल अनिल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरीके से व्यवहारिक समस्याएं आएंगी। एक नजीर के तौर पे हो सकता है अगर ये सच में अपने मुकाम तक पहुंचता है पूरा काम। महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में या इस पूरे घटनाक्रम में बहुत से हमारी व्यवस्था के लूपहोल्स खुलते नजर आ रहे हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया कि अथॉरिटी क्या कर रही थी, बैंक क्या कर रही थी, निगरानी संस्थाएं आखिर क्या कर रही थी। क्या इस पूरे फैसले के जब डिटेल्स सामने आएंगे तो क्या हम उम्मीद ये भी कर सकते हैं जिन लोगों ने अपना काम इतने सालों में बेहतरी से नहीं किया, क्या उनके ऊपर भी किसी प्रकार की जांच या नकेल हो सकती है? देखिए, ये एक लंबा विषय है। होता क्या है कि जब कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, इसमें दो चीजें आप ये समझ लें कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए थे तब प्रॉपर्टी में एक बूम था, अब प्रॉपर्टी में एक स्लम है, तो कई सारी दिक्कतें आती हैं। ये इशू कोई एक बायर और प्रोजेक्ट बनाने वाले के बीच का नहीं है, इसका मार्केट की दूसरी चीज़ें भी इस पर असर डालती हैं। दूसरी चीज़, जो फॉल्टी लोग हैं वो अब देखिए 10 साल से 12 साल से 15 साल से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, किसने लाइसेंस दिया था, कौन अथॉरिटी थी, कौन अधिकारी था, ये कभी उसका एक एंडलेस सिलसिला शुरू हो जाता है।
जैसा कि आप देखेंगे बैंक की कौन भूमिका थी, बैंक ने लोन किया, लेके चले गए, एनपीए हो गया, कोई विदेश चला गया, कुछ पैसा बाहर चला गया। तो ये इतनी जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है कि इसको कंक्लूजन पे ले जाना आसान नहीं होता है किसी भी जांच एजेंसी के लिए। तब तक वो अथॉरिटी जो साइन करने वाली है उसमें जांच चलती रहती है। तो एक इस तरह का एक कहना चाहिए कि एक ऐसा जंजाल बन जाता है कि वो इसमें संजीदगी इस बात की है कि जो भी संबंधित सरकारें थी, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे केंद्र की हो, जिस टाइम पे ये प्रोसेस शुरू हुए उसकी लूपहोल्स क्यों नहीं पकड़ी गई थी, ये एक दावेदारी आगे के लिए कम से कम फिक्स करनी होगी। अब एनबीसीसी क्या रिप्लाई देती है, कितनी प्रॉपर्टी उसकी कब्जे में आती है, कितना पैसा उसने विदेश में भेजा है, ये सारा एक मामला तकनीकी है और इसमें देखना होगा। लेकिन एक बात जो राहत है बायर के लिए, होम बायर के लिए, वो ये है जो सुनवाई के दौरान भी आई थी कि होम बायर ने अगर 30 लाख में कोई घर खरीदा है, 50 लाख में कोई खरीदा है, तो वो 5 या 7 लाख रुपए बढ़ा के अपने घर को बचाने की कोशिश करेगा। तो एक उम्मीद ये जगती है कि होम बायर से कुछ रकम बढ़ा दी जाए और कुछ प्रॉपर्टी उसकी ऐसी मिल जाए इन लोगों की ताकि वो स्पष्ट हो, साफ हो और ऑक्शन की जा सके रिसीवर के द्वारा। अनिल, किस तरीके से हम इस बात को भी देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है जिसमें आपने अभी जिक्र किया कि ईडी ने भी एक एफआईआर लॉन्च कर दी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में, जब ईडी ये पूरी जांच करेगा तो जाहिर सी बात है, आप जो बात कह रहे हैं ना कि बहुत टेक्निकल होता है, लेकिन परत दर परत चीजें खुलती नजर आएंगी। शायद इसीलिए कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जी, कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब ईडी के कितने केसेस मैं आपको दिखाऊं कि बोफोर्स से लेके और चोपर मामले तक और न जाने कितने मामले हैं जो उसमें कुछ रकम के लिए प्रक्रिया चल रही है। कोई मॉरिशस पैसा जाता है, कोई फ्रांस पैसा चला गया, कि कुछ पैसा वहाँ चला गया, तो वो जांच चलती रहती है, साल दर साल चलती रहती है। सवाल ये है कि जो आज उम्मीद जगी है होम बायर की, वो पैसा इतनी तेजी से और इतने तरीके से ये डायरेक्टर्स को बदल के कंपनी और फिक्शियस कंपनी और ये कंपनी बना के जो विदेश में पैसा भेजा जाता है उसको लाना आसान नहीं होता। प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा एक लेंदी प्रोसीजर आप देखते हैं, हमारे यहाँ तो क्रिमिनल केसेस में ही सालों साल लग जाते हैं। तो ईडी का विदेश से जब कंसर्न होता है वहाँ से पैसा लाना बहुत आसान नहीं होता और ये लोग बहुत एडवांस प्लानिंग करके चलते हैं। जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ये लोग बहुत एडवांस प्लानिंग करके चलते हैं और इसलिए होम बायर के साथ दिक्कत ये है कि वो इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। अकेला आदमी कैसे इन सब लोगों से लड़े। और दूसरा, अथॉरिटीज जो हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन होती हैं और उसी संवेदनहीनता का ये लोग फायदा उठाते हैं, चाहे उसमें बैंक हो, चाहे अथॉरिटी हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे तमाम पूरे शहरों के ये नॉर्म्स जिस तरह से बदलते हैं वो अथॉरिटी विद द कनाइवेंस इनकी मिली भगत से बिल्डर्स की, वो एक देखने वाला बात होगा। इस पर शायद आगे के टाइम में कुछ असर आएगा और आगे से अथॉरिटी के लिए भी कुछ चेक एंड बैलेंस बनेंगे। बिल्कुल, संभावना यही है कि ये जो फैसला है या जो एक नतीजे तक पहुंचेगा शायद सबके लिए एक नजीर साबित होगा। जो संवेदनहीनता देखने को मिलती है व्यवस्था में बैठे हुए लोगों के, कम से कम उन पे कुछ इसका असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अनिल पुनिया इस तमाम बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल हम यहाँ पर मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे तमाम अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। The New India Assurance Company Limited greets and thanks all its policyholders and associates. New India Assurance, with you for 100 years. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से, उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं,
परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड प्राइम में अब बात करते हैं कर्नाटक से जुड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के मामले में सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने अदालत को आज बताया है कि बहुमत परीक्षण आज ही किया जा सकता है, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया है। The Supreme Court has passed an order saying that the court is optimistic that the speaker will hold the test maybe later in the day today, and then it has kept the matter for tomorrow. I hope the speaker realizes what his position is, what the constitution obliges him to do, and the fact that it is being delayed by day after day and does not augur well for democracy. I hope that he will conduct the floor test today so that we know where the government stands, so that tomorrow there is no need for any further hearing. This is what my earnest hope is. तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाओं पर चल रही सुनवाई के बीच में कर्नाटक का सियासी संकट अभी भी जारी है। कांग्रेस से जेडीएस सरकार बचेगी या जाएगी, इसका फैसला अब आज शाम 6 बजे होने की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज शाम 6 बजे विश्वास मत का समय तय किया है। कल देर रात तक विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बावजूद कुमारस्वामी सरकार का बहुमत परीक्षण नहीं हो सका। वहीं बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा है। उनको कल तक पेश होने के लिए कहा गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश शेट्टार ने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने आज बहुमत परीक्षण की कार्रवाई पूरी हो जाने का भरोसा दिया है। Honorable Speaker given the deadline and it is promised by the even ruling party, even CM and Maji CM Siddaramaiah. Again yesterday they promised that tomorrow it will be completed and all the discussion will be completed and vote of conference will take. It is promised by Treasury bench. There is a number more than 105 for the BJP and 98 to 99 ruling party. So this is it is a clear prima facie case that they lost the majority. और कर्नाटक में जारी इस सियासी संकट को लेकर इस वक्त क्या है ताज़ा सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए हमारी सहयोगी आयशा खानम इस वक्त हमारे साथ में बेंगलुरु से जुड़ रही है। हम उनसे बात करते हैं। आयशा, आपने देखा कि इस पूरे मसले को लेकर तारीख पे तारीख आज शाम की 6 बजे की एक डेडलाइन अब फिर से नई तारीख के तौर पर निकल के आई है। क्या उम्मीद करें कि आज बहुमत परीक्षण हो पाएगा विधानसभा के अंदर? देखिए, आज जिस तरह से स्पीकर ने आज डेडलाइन रखी है, आज 6 बजे की डेडलाइन, तो स्पीकर अपने बात को साबित करने के लिए स्पीकर को आज ये करना ही होगा, ट्रस्ट वोट करना ही होगा, क्योंकि उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में भी बताया है कि आज शाम तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो जाहिर है स्पीकर ने जो बात कही है उसका पालन करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि विश्वास मत को लेकर, ट्रस्ट वोट को लेकर सरकार की तरफ से कोई जल्दबाजी नजर नहीं आ रही, सरकार की तरफ से कोई तैयारी भी नजर नहीं आ रही है। और अभी तक मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जो है सदन नहीं पहुंचे हैं और कई जेडीएस के विधायक जो हैं उनके साथ हैं और अभी भी चर्चा चल रही है कि आज का दिन भी क्या टाला जा सकता है। तो आज भी कोशिशें जारी है लगातार कि आज का दिन भी अगर आज का दिन भी टल जाए तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दोबारा कल जो हियरिंग है, फिर सुप्रीम कोर्ट कल इस हियरिंग पर सुनवाई करने के बाद कुछ न कुछ फैसला लेगी और जो बागी विधायक हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए पार्टी को अधिकार मिल जाएगा। तो ये कोशिशें जारी हैं। अब
अब इस समय बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए अब बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा होने लगा है कि देरी करने की कोशिश की जा रही है। 6 बजे की डेडलाइन शायद आज भी ये विधायक जो है पालन करें। तो ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि जेडीएस और कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, जेडीएस और कांग्रेस ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनाया जाए जो एक संवैधानिक संकट हो, जो ऐसा संकट बने कि जिसके जरिए राज्यपाल जो है कोई कड़ा कदम उठाएं, क्योंकि ये उनको लगता है कि राजनीतिक तौर पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस और जेडीएस को इसका फायदा होता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है ये पूरी कोशिश की जा रही है सदन में कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन की बात जो है उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 6 बजे की डेडलाइन अगर नहीं होती है आज तो क्या नया संकट खड़ा होता है। आयशा, क्या आप जो बात कह रही हैं अगर मैं उसको सही समझ पा रहा हूं तो वो ये है कि कांग्रेस और जेडीएस की कोशिश है कि ऐसे संवैधानिक हालात पैदा कर देना कि राज्यपाल कोई फैसला लें और इस प्रकार से कोई बात आगे बढ़े कि साहब यहां पर अब राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति पैदा हो गई है, तब जेडीएस और कांग्रेस को एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिलेगा और सहानुभूति को हासिल करने का मौका मिलेगा। क्या इस प्रकार की एक राजनीतिक पहल या रणनीति के तहत काम करते नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये रणनीति साफ नजर आ रही है, क्योंकि कल भी साफ हो गया था, क्योंकि स्पीकर ने कहा था कि कल शाम तक ट्रस्ट वोट हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो अब जो स्थिति बन रही है, जो जेडीएस और कांग्रेस के मन में चल रहा है, वो साफ खुलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब भी जैसा कि हमने देखा सदन में तैयारी नहीं है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई तैयारी नहीं है कि आज सदन में तमाम अपने शासकों को, अपने विधायकों को बुलाएं और सबको मौजूद रहने के लिए कहें, ऐसी कोई तैयारी भी नजर नहीं आ रही है। तो जाहिर है ऐसी सूरत में यही माहौल जो गठबंधन सरकार है ऐसा माहौल बनाया जाए कि राज्यपाल कोई कड़ा कदम उठाएं और राज्यपाल कर्नाटक में असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दें या फिर सरकार को ही बर्खास्त कर दें, क्योंकि लगातार सरकार जो है मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल की डेडलाइन भी नहीं मान रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ने जो कहा है अगर ये भी नहीं होता है तो जरूर एक संवैधानिक संकट होगा। लेकिन स्पीकर पर सब निर्भर करता है कि स्पीकर क्या करते हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है स्पीकर अपनी असहायता बता दें सुप्रीम कोर्ट को कि आज भी बहस नहीं हो पाई, आज भी खत्म नहीं हुआ ये पूरा मामला, क्योंकि सदस्य कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो अब स्पीकर पर निर्भर करता है कि क्या वो अपनी बात रखते हैं या वो भी इस संवैधानिक संकट का साथ देते हैं। बिल्कुल, स्पीकर पर निर्भर करता है और शाम 6 बजे का वक्त पे भी देखना होगा कि आखिर आज कर्नाटक में होता क्या। बहुत शुक्रिया आयशा इस तमाम बातचीत अपडेट्स के लिए। आप रखिए घटनाक्रम पर नजर, आगे भी जरूरत पड़ने पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। संसद में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की आज बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि जल बचाओ के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में जल बचाओ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के कार्यों पर भी चर्चा हुई। आज के हमारा साप्ताहिक बैठक में श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी का जल शक्ति मंत्रालय में और जल शक्ति में जो काम हो रहा है उसके बारे में सभी एमपीज़ को अवगत करवाया है। जल संचयन में भी ईच ब्लॉक में कंपटीशन होगा और नेशनल लेवल पे ये ले जाने का संभावना है, ऐसे उन्होंने हमको बताया है। और सब एमपीज़ को ये 2 विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह से एक प्रेजेंटेशन आज हुआ है। आज मां भारती के 2 सपूतों की जयंती है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का जय घोष करने वाले बाल गंगाधर तिलक और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बलिदान के पर्याय वीर चंद्रशेखर आजाद को कृतज्ञ राष्ट्र आज नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। संतों की एक महान परंपरा हमारे देश में रही, उसी तरह से सामर्थ्यवान मां भारती को समर्पित महापुरुषों ने इस धरती को अपना जीवन आहूत कर दिया, समर्पित कर दिया। एक ऐसे ही महापुरुष हैं लोकमान्य तिलक, जिन्होंने अनेक भारतीयों के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हम 23 जुलाई को तिलक जी की जयंती और 1 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि में उनका पुण्य स्मरण करते हैं।
लोकमान्य तिलक साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनमें ब्रिटिश शासकों को उनकी गलतियों का आईना दिखाने की शक्ति और बुद्धिमत्ता थी। अंग्रेज लोकमान्य तिलक से इतना अधिक डरे हुए थे कि उन्होंने 20 वर्षों में उन पर 3 बार राजद्रोह लगाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को भी उनके जयंती पर याद किया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक वीडियो जारी किया है। तिलक के जन्म के 50 वर्षों बाद ठीक उसी दिन यानी 23 जुलाई को भारत मां के एक और सपूत का जन्म हुआ, जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि देशवासी आजादी की हवा में सांस ले सके। मैं बात कर रहा हूं चंद्रशेखर आजाद जी। भारत में कौन सा ऐसा नौजवान होगा जो इन पंक्तियों को सुनकर प्रेरित नहीं होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इन पंक्तियों ने अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक नौजवानों को प्रेरित किया। चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी और स्वतंत्रता के लिए उनका जुनून, इसने कई युवाओं को प्रेरित किया। आजाद ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन विदेशी शासन के सामने वे कभी नहीं झुके। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के गांव अलीराजपुर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो इलाहाबाद के चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। और चंद्रशेखर आजाद जी वो वीर पुरुष थे जो विदेशियों की गोली से मरना भी नहीं चाहते थे। जिएंगे तो आजादी के लड़ते लड़ते और मरेंगे तो भी आजाद बने रह करके मरेंगे। यही तो विशेषता थी उनकी। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। The New India Assurance Company Limited greets and thanks all its policyholders and associates. New India Assurance, with you for 100 years. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काम। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे? इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। और इस छोटे से ब्रेक के बाद खबरें अब अर्थ जगत से। देखते हैं व्यापार प्राइम। और व्यापार की खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ मौजूद है। आंचल, क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं आज अगर हम अर्थ जगत की बात करें तो? शुक्रिया आरेंद्र। तो व्यापार जगत में हम सबसे पहले बात करेंगे रिजर्व बैंक से जुड़ी हुई खबर की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार 3 मॉनेटरी पॉलिसीज में ब्याज दरों में कुल 75 आधार अंकों की कटौती के बाद कम से कम एक बार 25 आधार अंकों की कमी का अनुमान फिर से जाहिर किया। निजी अखबार को दिए गए साक्षात्कार में
दास ने कहा कि अगला पॉलिसी निर्णय आने वाले जो डेटा है उस पर, खासकर महंगाई डेटा पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा, हमने अभी तक 75 बेसिस पॉइंट्स ब्याज दरें घटाई हैं और हमने जो अब स्टैंड लिया है वो एकोमोडेटिव है। एकोमोडेटिव का मतलब होता है कि कम से कम 25 बेसिस जो पॉइंट्स है उसकी कटौती अब जो आरबीआई की पॉलिसी उसमें हो सकती है। अगली कमेटी जो है मीटिंग वो 7 अगस्त को होनी है और भारतीय बाजार 25 आधार की अंकों की एक और कटौती की उम्मीद कर रहा है। सरकार ने जुलाई की शुरुआत में ही राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है उसे 3.4% से घटाकर 3.3% पर कर दिया था। अगली खबर डिजिटल मीडिया से जुड़ी हुई। देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ डिजिटल मीडिया 2019 में फिल्म, मनोरंजन और 2021 में प्रिंट मीडिया उद्योग को वो पछाड़ देगा। डिजिटल मीडिया 2021 में बढ़कर $5 अरब पर पहुंच जाएगा। फिकी ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। फिल्म क्षेत्र का आकार 2018 में $2.5 अरब का था और 2019 में बढ़कर इसका $2.8 अरब होने का अनुमान है। वहीं प्रिंट मीडिया का आकार 2018 में $4.4 अरब रहा और इसके 2019 में बढ़कर $4.8 अरब रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि डिजिटल मीडिया 2018 में 42% बढ़कर $2.4 अरब पर पहुंच जाएगा। भारतीयों ने फोन पर खर्च किए गए जो समय है उसमें लगातार 30% का जो समय था वो मनोरंजन पर खर्च किया। चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यहाँ करीबन 57 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल रोजाना करते हैं और ये सालाना 13% की दर से आगे बढ़ रहा है। देश में 2018 में 32 करोड़ ऑनलाइन वीडियो देखने वाले और 15 करोड़ ऑडियो स्ट्रीमिंग करने वाले यूजर्स हैं। भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र कुल मिलाकर 2017 से 13% बढ़कर $24 अरब पर पहुंच गया और इसके 2021 में करीबन $33 अरब पर पहुंच जाने का अनुमान है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो नेट बैंकिंग और साथ ही साथ जो लोकप्रिय मोबाइल एप्लीकेशन योनो की सर्विस है आखिरकार वो दोबारा अब बहाल हो गई है। इससे पहले कई घंटों तक ऑफलाइन रहने के कारण बैंकों के जो लाखों ग्राहक थे उनको काफी परेशानी हुई। इस दौरान एसबीआई की जो वेब आधारित बैंकिंग सेवा है वो उपलब्ध नहीं रही और इसी कारण बैंकों को आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शिकायत करनी पड़ी। कस्टमर्स की शिकायत रही कि वो योनो ऐप से अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ऐप को लॉगिन करने का समय ज्यादा लग रहा था। ऑनलाइन नेट बैंकिंग सर्विसेज का वेब पेज भी नहीं लोड हो पा रहा था और इसकी वजह एसबीआई ने बताई कि रखरखाव कार्य के कारण सिस्टम डाउन था, लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो आज आर्थिक जगत में बस इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए आर्येंद्र के पास। शुक्रिया। चलें इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं। और विदेशी खबरों में सबसे पहले बात ब्रिटेन की करते हैं। ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन होगा इसका फैसला आज हो जाएगा। लंदन के पूर्व मेयर जॉनसन और विदेश सचिव जेरेमी हंट के बीच एक महीने तक चली इस प्रतियोगिता के बाद 1,60,000 जमीनी स्तर के मतदाताओं के पोस्टल वोट गवर्निंग बॉडी के अगले नेता का फैसला करेंगे। विजेता तुरंत नया नेता बन जाएगा और बुधवार को प्रधानमंत्री के रूप में विजेता पद ग्रहण करेगा। ओहियो काउंटी में एक कोर्ट के अंदर सोमवार को एक अजीब नज़ारा देखने को मिला जब भ्रष्टाचार के दोषी एक पूर्व न्यायाधीश को घसीटकर कोर्ट से बाहर निकालते हुए देखा गया। पूर्व हैमिल्टन काउंटी जुवेनाइल कोर्ट ने न्यायाधीश ट्रेसी हंटर को 2014 में एक अनुशासनात्मक सुनवाई के दौरान अपने भाई को नौकरी पर रखने में मदद करने के लिए 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। उसने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी, लेकिन सोमवार को न्यायाधीश ने हंटर को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद ट्रेसी हंटर और उनके समर्थकों द्वारा हंगामा करने पर ये नज़ारा देखने को मिला। उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उंग ने नवनिर्मित पनडुब्बी का निरीक्षण किया है। उत्तरी कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी KCNA ने इसकी जानकारी दी है। KCNA ने बताया है कि किम जोंग की विशेष निगरानी में निर्मित इस पनडुब्बी को ईस्ट सी यानी सी ऑफ जापान में तैनात किया जाएगा। समाचार एजेंसी ने पनडुब्बी का निरीक्षण करने के किम जोंग की तस्वीर जारी की है, लेकिन ये नहीं बताया है कि इसमें किस तरह की हथियार प्रणाली है और कब इसका निरीक्षण किम जोंग उंग ने किया था। फिलहाल मिड डे प्राइम में एक और छोटे से ब्रेक ले लेते हैं।
The New India Assurance Company Limited greets and thanks all its policyholders and associates. New India Assurance, with you for 100 years. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हेलो कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई-आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। The New India Assurance Company Limited greets and thanks all its policyholders and associates. New India Assurance, with you for 100 years. और ब्रेक के बाद अब देखते हैं खबरें खेल के मैदान से खेल प्राइम में। और खेल की खबरों को हमारे साथ लेकर मौजूद है मेरे सहयोगी अशोक मारतोलिया। अशोक, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें अगर खेल की खबर की हम बात करें तो? शुक्रिया आरेंद्र। खेल की खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। श्रीलंका के अनुभवी तेज गेंदबाज लसित मलिंगा बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच के बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने यह जानकारी दी। मलिंगा को श्रीलंका की 22 सदस्यीय टीम में जगह दी गई है। इस सीरीज के मुकाबले कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 26, 28 और 31 जुलाई को खेले जाएंगे। तो और करते बैडमिंटन की बात। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत के पुरुष एकल खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने स्थानीय खिलाड़ी केंटा निशिमोतो को सीधे गेम में 21-17, 21-13 से मात दी। अब अंतिम 16 में प्रणीत का सामना जापान के ही खिलाड़ी कांता सुनेयामा से होगा। भारतीय जोड़ी सात्विक सिराज और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने जर्मनी के मार्विन सीडेल और लिंडा एफलर को मिश्रित युगल मुकाबले में 21-14, 21-19 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं मनु अत्री और सुमित रेड्डी पुरुष युगल की पहले दौर की बाधा पार करने में नाकाम रहे। उन्हें मलेशिया के इसुद्दीन नूर और पेई गोह की जोड़ी ने 21-12, 21-16 से शिकस्त दी। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में मिली हार के बाद कल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिंधु को इंडोनेशिया ओपन के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची के हाथों मात मिली थी। इस बीच भारत की एक अन्य स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने प्रतियोगिता के अंतिम क्षण में चोट के चलते अपना नाम वापस ले लिया है। इससे पहले साइना फिटनेस की समस्याओं के चलते इंडोनेशिया ओपन में भी भाग नहीं ले पाई थी। अब बात करते हैं फुटबॉल की। मिनर्वा पंजाब, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसी चोटी के शीर्ष आई लीग क्लबों ने फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को पत्र लिखकर भारतीय फुटबॉल में आई लीग के अस्तित्व को लेकर चल रहे अपने संघर्ष में मदद करने को कहा है। चर्चिल ब्रदर्स, आइजोल एफसी और गोकुलम केरल एफसी अन्य क्लब है जिन्होंने विश्व फुटबॉल की शीर्ष संस्था को पत्र लिखा है।
इन क्लबों ने जो मुख्य मुद्दा उठाया है वह AIFF और IMG रिलायंस के बीच 2010 में हुए करार के आधार पर इंडियन सुपर लीग को शीर्ष स्तर के टूर्नामेंट का दर्जा देना है। बात करते हैं अन्य फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर 2009 के बलात्कार से जुड़े आरोप में आपराधिक मुकदमे नहीं चलेगा। क्लार्क काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी स्टीव वॉल्फसन के मुताबिक उन्होंने एक नई पुलिस जांच का निरीक्षण किया और तय किया कि महिला के आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हुए हैं। रोनाल्डो के वकील पहले ही कह चुके हैं कि यह बलात्कार का मामला नहीं था। तो फिलहाल स्पोर्ट्स प्राइम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया अशोक, इन तमाम खबरों को हमारे साथ में साझा करने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स का दूसरा सीजन जल्द शुरू होगा। नेटफ्लिक्स इंडिया के सेक्रेड गेम्स के सितारों की खास तस्वीरें शेयर की गई हैं। फोटो में शो की पूरी स्टार कास्ट 70s के लुक में नजर आ रही है। और खबर कश्मीर से। कश्मीर अपनी खूबसूरती के साथ साथ खान पान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। टूरिस्ट की बढ़ती आमद में कश्मीर में नौजवानों को रोजगार का मौका भी दिया है। कश्मीरी युवा उद्यमी आदिल फारूक खान ने श्रीनगर में रोजगार के साथ साथ कश्मीर के खान पान से लोगों को रूबरू कराने के लिए झेलम कैफे के नाम से एक नई शुरुआत की है। मेरे को लोगों को सर्व करना, मेकिंग पीपल हैप्पी विद फूड, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये आइडिया कि लोग आते हैं तुम्हारे पास, खाते हैं और तुम्हारी वजह से, तुम्हारे खाने की वजह से दे गेट अ स्माइल ऑन देयर फेस। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, दिस इज समथिंग दैट यू कैन मेक अ चेंज विद। ये जज्बा युवा भारत की तस्वीर है। ये भारत की मेहमान नवाजी की भी एक झलक है। जहाँ चाह वहाँ राह, ये सिर्फ कहावत नहीं है, इसको साबित किया है कश्मीरी युवा उद्यमी आदिल फारूक ने। आदिल ने श्रीनगर में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए झेलम कैफे फाइन डाइन शुरू किया है। लगभग 2 साल तक दिल्ली में एक निजी कंपनी में नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आदिल घाटी वापस आ गए। Develop this plan to have a Kashmiri space, which would be a Kashmiri cafe, which would reflect Kashmiri culture and promote Kashmiri food and do some fusion with Kashmiri and continental food. तो हमने उससे स्टार्ट किया, ये आइडिया था। जॉब करना इज़ वन थिंग बट अपना बिजनेस करना, अपना काम करना, दैट ड्राइव्स मी, और मेरे ख्याल से किसी को भी दैट ड्राइव्स पीपल। श्रीनगर के रहने वाले आदिल ने बर्न हॉल स्कूल से पढ़ाई की है। आदिल बाद में दिल्ली चले गए और दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने आसपास के लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक फूड कैफे शुरू किया। बहुत बढ़िया स्टेप है, ज़बरदस्त स्टेप है, आगे जाके बहुत डेवलप होने वाला है सर। तो यहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, काम करने भी मैं अच्छा है। सब लोग एक फैमिली की तरह काम करते हैं, एक दोस्त की तरह काम करते हैं, अब एक दूसरे की मदद करके आगे चलते हैं। ये न्यू इंडिया की तस्वीर है, जहाँ नौजवानों ने अपनी सलाहियत से अपनी तकदीर बदली है। देश के युवाओं में स्वरोजगार की ओर बढ़ती जिज्ञासा ने स्थानीय नौजवानों को रोजगार का मौका दिया है। इस तरह के आउटलेट युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, साथ ही युवा भारत की बुनियादों को मजबूत भी करते हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मसरूर फैजी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कश्मीर में बदलाव एक बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसकी बानगी कम से कम इस रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिलती है। मिड डे प्राइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम लगातार नजर बनाए हुए हैं एक बड़ी खबर पर, जो कर्नाटक में जारी सियासी संकट है। वहां विधानसभा अध्यक्ष ने आज शाम 6 बजे विश्वास मत का समय तय किया है। हम इस पर लगातार नजर बनाए रहेंगे, लेकिन हम आपसे भी इजाजत लें उससे पहले आपको दिखाते हैं रूस में किए गए MiG-29 लड़ाकू विमानों के हवा में दिखाए गए कुछ अनूठे बैले के कारनामे। आप देखिए खूबसूरत झलकियां। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।